हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट किया था। आज ये सेकंड पार्ट है जो मैंने कल आपको 20 क्वेश्चन तक करवाया था। आज मैं 21 क्वेश्चन करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आप समझते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, 21 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और ये मैं यूपीपीसीएस और आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करवा रही हूँ पॉलिटी के, जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ये भले ही यूपीएससी का टेस्ट सीरीज है, बट पॉलिटी के क्वेश्चन अब आरओ और पीसीएस का लेवल देखो आप, यूपीएससी के कई क्वेश्चन वो रिपीट कर देते हैं। और कई बार जो प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं यूपीएससी के, वहाँ से वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लेते हैं। इसलिए मैं ये टेस्ट सीरीज आपको करवा रही हूँ। तो प्लीज़ ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, और आप इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको समझ में आएगा इसका महत्व। चलिए शुरू करते हैं। अधिकार परीक्षा, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन, उत्प्रेषण, सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से धारण करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मनमाने ढंग से बंदी बनाना, परमादेश, सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसमें केवल 2 युग्म सही है, ठीक है, केवल 2 युग्म सही है। अधिकार परीक्षा, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन, और परमादेश, सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करना, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मनमाने ढंग से बंदी बनाना, उत्प्रेषण, सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से धारण करना। इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसमें बी वाला सही है, केवल 2 युग्म। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो, रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, देखो जितने भी रिट्स वहाँ पे दिए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स जारी करने के कम अधिकार हैं, जबकि राज्य के पास ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको चारों रिटों के बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए लिखित आदेश होते हैं। इनके तहत उन भारतीय नागरिकों के लिए संवैधानिक उपचार या निर्देश दिया जाता है जिनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध रिट के प्रकार हैं। ये जो रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालयों द्वारा, ये 5 रिटें हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध रिट। चलिए सारे इन जितने भी 5 रिटों के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसके इंग्लिश नेम भी कभी कभी इंग्लिश नेम दे देता है और उसके सामने मिलाने के लिए दे देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, और इधर इंग्लिश का दे देगा, तो इस पर भी फोकस करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, यह न्यायालय का ऐसा आदेश है जिसमें उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश दिया जाता है जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा बंदी बनाकर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण और वैधता की जांच करता है। कौन जांच करता है? न्यायालय। जो बंदी बनाया गया है उसके कारण और वैधता की जांच करता है न्यायालय, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। परमादेश, मैंडमस, यह न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाने वाला आदेश है। इसमें सार्वजनिक अधिकारियों को उनके ऐसे आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है जिनके निर्वहन में वे विफल रहे हैं, उन्होंने इससे इनकार कर दिया है, ठीक है। तो परमादेश, न्यायालय उनको आदेश देती है सार्वजनिक अधिकारियों को, ठीक है। इसमें सार्वजनिक अधिकारियों को ऐसे अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है जिसका निर्वहन वो नहीं कर रहे हैं और जिसको निर्वहन करने में वो विफल रहे हैं, ठीक है। उसको कहते हैं मैंडमस और परमादेश। नेक्स्ट देखते हैं मैंडमस। उत्प्रेषण, सरसरेरी, ठीक है। उत्प्रेषण, इसे अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन या अधिकार क्षेत्र में कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने पर न्यायालय जारी करता है। अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पदों, देखो इसको कानून के इस अधिकार क्षेत्र में जो उत्प्रेषण है, इसमें इस अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन या अधिकार क्षेत्र में कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। और ये जो क्वो वारंटो है, अधिकार परीक्षा है, इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पदों में
किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच के लिए जारी किया जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से धारण करने से रोकता है। ठीक, तो इसलिए केवल 2 युग्म ही सुमेलित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इसमें गलत क्या है, ये उत्प्रेषण, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन, अधिकारपेक्षा, सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से धारण करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मनमाने ढंग से बंदी बनाना नहीं होगा, परमादेश, सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करना। ठीक है, ये उल्टा दे दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन सही तो है ना। सार्वजनिक पदों के किसी व्यक्ति के दावे वैधता की जांच की जाती है या किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से धारण करने से रोकता है। उत्प्रेषण जो है अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन या अधिकार क्षेत्र में कमी, कानून की त्रुटि से किया जाता है। हाँ सही है, अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन ये हो जाएगा। सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से धारण करना परमादेश हो जाएगा। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। परमादेश, सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करना, हाँ ये सही है। और इसका ये हो जाएगा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन और सार्वजनिक पदों का अवैध रूप से धारण करना, ये है, यही है। इसको मतलब मनमाने ढंग से बंदी को बनाना, लेकिन फिर उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। दोनों सही है। वैसे आंसर आपका सिर्फ बी होगा, ये मैंने पहले ही बताया था। चलो 22 का देखते हैं। समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष क्षमता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव। विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव। जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। बिल्कुल, दोनों सही है। नहीं, ये दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ दिया है विधि के समक्ष क्षमता सकारात्मक अवधारणा है, ये तो सही है। जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव, ये गलत है। इसका आंसर होगा बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। देखो विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 में यह उल्लिखित है कि राज्य सरकार के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 14 लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, यह अधिकार सब पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति पद में विधिक अर्थात सांविधिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां, किसी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति शामिल है। जहां एक तरफ विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विधि की समक्ष क्षमता का विचार ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता की अवधारणा निम्नलिखित में विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के दे देता है कि विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। समक्ष क्षमता ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। विधि के समक्ष क्षमता की अवधारणा में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? वो किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होना,
सामान्य विधि के न्यायालय द्वारा प्रशासित देश की सामान्य विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब, उच्च निम्न अधिकारी या गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ विधियों के समान संरक्षण में निहित हैं। विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और अध्यारोपित दायित्वों दोनों के संदर्भ में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार। इस समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों पर समान विधियों का समान अनुप्रयोग और बिना किसी भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है। इस प्रकार विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है और विधियों के समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समता स्थापित करना है। समान संरक्षण एक सकारात्मक, देखो समता जो है नकारात्मक अवधारणा है और संरक्षण एक सकारात्मक है अवधारणा है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता स्थापित करना है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है, इसलिए दूसरा सही है। यद्यपि अनुच्छेद 14 द्वारा वर्गीय विधान को अस्वीकृत किया गया है, तथापि यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। हालांकि वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी या कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। यह विवेकपूर्ण, विभेद और तात्विक विशिष्टता पर आधारित होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। गलत। अब देखो एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हो। ये वाला आपका अगर पहला नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया, सी वाला। इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है। बिल्कुल। संविधान में अंतः स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित किया गया। हाँ बिल्कुल, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, एक बार संशोधित किया गया। आइए इसका, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, दूसरा और तीसरा सही है। आइए विद एक्सप्लेनेशन इसको देखते हैं। देखो, संविधान वर्ष 1976 में मूल कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के में 8 मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित करने का कब किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति ने कब संस्तुति की थी? 1976 में, 1976। और इसके तहत 8 मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित करने का सुझाव दिया गया। परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संकलित किया गया। इसके माध्यम से संविधान के में एक नए भाग 4A को अंतः स्थापित किया गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51A है, जिसमें प्रथम बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों की एक संहिता को निर्दिष्ट किया गया था। संविधान में मूल कर्तव्य पूर्ववर्ती सोवियत संघ USSR से संविधान से प्रेरित है। ठीक, जिसे अब रशिया बोला जाता है। एक नया मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अंतर्दृष्टि किया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को प्रतिपाल्य हो या माता पिता हो, दोनों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अंतर्दृष्टि किया गया था। मूल कर्तव्यों को उनके अंतः स्थापित होने के पश्चात केवल एक बार संशोधित किया गया है। निर्देशक तत्वों की भांति मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। संविधान में न्यायालय द्वारा इसके प्रत्यक्ष प्रवर्तन का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके उल्लंघन के विरुद्ध भी कोई विधिक संस्वीकृति, लीगल सैंक्शन नहीं है। देखो गैर न्यायोचित क्यों है? देखो, निर्देशक तत्वों की भांति मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। संविधान में न्यायालय द्वारा इसके प्रत्यक्ष प्रवर्तन या प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेक उल्लंघन के विरुद्ध भी कोई विधिक स्वीकृति नहीं है। इसके उल्लंघन पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक है,
चाहे वो DPSP हो या फंडामेंटल ड्यूटी। ये न्यायालयों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच एवं निर्धारण के संबंध में सहायता प्रदान करते हैं। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी विधि की संवैधानिकता के निर्धारण में यदि न्यायालय को यह भान होता है कि विचाराधीन विधि मूल कर्तव्यों को प्रभावित करने का प्रयास करती है तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता या अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं के संदर्भ में ऐसी विधि को तर्कसंगत माना जा सकता है। इस प्रकार ऐसी विधि असंवैधानिकता से सुरक्षित किया जा सकता है। ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, इसलिए संसद इसमें से किसी भी पूर्ण न होने पर, असफल होने पर उचित अर्थदंड सजा का प्रावधान कर सकती है। देखो 19 क्या दिया है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता या अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं के संदर्भ में ऐसी विधि तर्कसंगत माना जा सकता है। इस प्रकार ऐसी विधि असंवैधानिकता से सुरक्षित किया जा सकता है। ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, इसलिए संसद इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर, उल्लंघन होने पर या असफल रहने पर उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति। देखो मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति के बारे में पूछा है ना, तो न्यायमूर्ति समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारी आयोग समिति। तो इसमें से न्यायमूर्ति वर्मा समिति तो नहीं है, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, और सरकारी आयोग समिति। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। कितनी समितियाँ संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज से? देखो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में मूल कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश देने के लिए किया गया था, क्योंकि आंतरिक आपातकाल के दौरान इसकी आवश्यकता अनुभव की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। हालांकि संविधान 42वां अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर वर्मा समिति, नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर वर्मा समिति 1999 को कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन हेतु विद्यमान कानूनी प्रावधानों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था। इस समिति की कुछ टिप्पणियों को नीचे उल्लिखित किया गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के रूप में उचित प्रावधान करता है। और लोकप्रिय प्रतिनिधित्व 1951, संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने अर्थात धर्म के आधार पर वोट प्राप्ति हेतु याचना करने अथवा जाति, नस्ल, भाषा, धर्म आदि के आधार पर लोगों को विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने के आचरण के लिए आयोग घोषित करने का प्रावधान करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध आरोपित करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अंधाधुंध कटाई और वन भूमि गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करता है। फिर सरकारी आयोग वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग को सभी क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्था के कामकाज की जांच एवं समीक्षा करने तथा आवश्यक उचित संशोधनों और उपायों की अनुशंसा करने के लिए कहा गया है। इसकी अंतिम रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने संरचनात्मक संशोधनों का पक्ष नहीं लिया और संस्थाओं से संबंधित मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था और सिद्धांतों को मूल रूप ठीक माना। इसने अपनी जांच में पाया कि अति केंद्रीकरण से केंद्रीय संस्थाओं पर दबाव बढ़ जाता है, जबकि परिधि पर स्थित संस्थाओं पर आवश्यक ध्यान केंद्रित करना संभव नहीं हो पाता है। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 247 अनुशंसाएं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइज से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास यही रिसोर्सेज हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को मैं रोक तो सकती नहीं, किसी को बोलने से नहीं रोक सकती। आफ्टर ऑल हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इतना तो समझ ही सकते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में से निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार बौद्धिक तत्वों पर आधारित है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से निम्नलिखित में से कौन सा उदार बौद्धिक तत्वों पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्यजीवों की रक्षा, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर होगा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्यजीव की रक्षा करना। ठीक, चलो इसको देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का उल्लंघन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36-51 तक में किया गया है। संविधान के निर्माताओं ने इसे वर्ष 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था। ज्ञातव्य है कि आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है और कहाँ से प्रेरित है। तो 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, और आयरलैंड ने कहाँ से ग्रहण किया तो वो स्पेन के संविधान से लिया था। बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया। मौलिक अधिकारों के साथ साथ डीपीएसपी भारतीय संविधान के मूल दर्शन तथा संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित किया है। संविधान की आत्मा के रूप में को प्रतिबिंबित करते हैं। संविधान में किसी भी आधार पर डीपीएसपी का वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि विषय वस्तु और निर्देशों के आधार पर डीपीएसपी को 3 व्यापक श्रेणियों यथा समाजवादी, गांधीवादी और उदार एवं बौद्धिक वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो, इसमें कुछ जो आइडियोलॉजीज हैं, जो विचारधाराएं हैं, गांधी जी की जो विचारधाराएं थी उसको शामिल किया गया है इनडायरेक्टली। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत निदेशक उपबंध स्वराज और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के गांधीवादी विचार पर आधारित है। इसे ध्यान में रखकर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। साथ ही उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं उसे बेहतर बनाने तथा वन एवं वन्यजीव की रक्षा करने का उपबंध किया गया है। इसमें 48A, इसमें देखो आपका जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो आपको याद हो जाएंगे। ये नहीं कि एक जगह बैठ के सारी आर्टिकल याद करना है, आर्टिकल्स को अलग से याद करना नहीं। इसी के में आपको जो आर्टिकल्स भी हैं वो भी हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे। 42वें अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की गई है। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। यह एक उदार एवं बौद्धिक निदेशक तत्व है। ध्यातव्य है कि मानव पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इस निदेशक तत्व को संविधान में समाहित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित निदेशक तत्व समाजवादी विचार पर आधारित हैं। अनुच्छेद 39 समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। देखो, अनुच्छेद 39 के तहत पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना तथा अनुच्छेद 39A के तहत सामान्य न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक, 39A को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो आंसर तो हो गया उधर डी सही नहीं है उसमें ना, एक था शायद बी था सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये वाला सही था। उदार बौद्धिक तत्वों से पर आधारित था। पर्यावरण का संरक्षण भगवान ने जो ह्यूमंस को दिया है ना, मुझे तो लगता है ह्यूमंस को इसीलिए दिया है कि आप प्राकृतिक चीज़ों की रक्षा कर सको। जल जंगल जमीन, पशु पक्षी, जो भी छोटे जीव हैं, कमज़ोर वर्ग है, उसका संरक्षण करने के लिए। लेकिन हम इंसान लालच में आ जाते हैं, खुद ही का संरक्षण नहीं कर पाते, दूसरे का क्या ही करेंगे, है ना। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश की उद्घोषणा कर सकता है? नहीं। उच्च न्यायालयों की शक्तियों को उच्चतम न्यायालयों की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? नहीं। राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त होता है? बिल्कुल होता है। वह राष्ट्रीय आपातकाल
का विस्तार देश के केवल कुछ भागों में कर सकता है, पूरे देश में नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ये गलत है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, अनुच्छेद 359 को राष्ट्रपति आपात के दौरान मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए किसी भी न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति है। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल उनके प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से उस अधिकार को यथावत बने रहते हैं, परंतु उनको परिवर्तित करने के लिए उपचार का अधिकार निलंबित हो जाता है। साथ ही प्रवर्तन का ऐसा निलंबन केवल उन्हीं मूल अधिकारों के लिए किया जाता है जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट किए गए हों। इसके अतिरिक्त ऐसा निलंबन आपात के प्रभावी रहने के दौरान की अवधि के लिए, किसी लघु अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की गई हो सकता है। निलंबन आदेश का विस्तार पूरे देश में या किसी भाग में हो सकता है। इसे अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष रखा जाना चाहिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 के दायरे को दो प्रकार से सीमित किया गया है। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। द्वितीय, केवल आपातकाल से संबंधित विधियां ऐसी किसी विधि के तहत की गई कोई कार्यकारी कार्रवाई ही चुनौती दिए जाने से संरक्षित है। अन्य विधियां उनके तहत की गई कोई कार्यकारी कार्रवाई चुनौती दिए जाने से संरक्षित नहीं है। राष्ट्रपति आपात चाहे युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया गया हो, अनुच्छेद 359 का प्रयोग इन दोनों ही मामलों में किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 का विस्तार संपूर्ण देश या उसे किसी भाग में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मूल अधिकारों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकारों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक दुर्जेय कवच के रूप में कार्य करते हैं। ये भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी को आसान बनाते हैं। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूल रूप देते हैं। तो इसमें क्या होगा आंसर? देखो, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, मूल कर्तव्य के बारे में बोला जा रहा है ना। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं। नहीं, ये तो DPS भी देता है। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा मूल अधिकारों के बारे में बात कर रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों की समानता, व्यक्ति की गरिमा, व्यापक लोकहित और राष्ट्र की एकता को बनाए रखते हैं। मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देना है। ये अधिकार देश में एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकते हैं और राज्य के अतिक्रमण से लोगों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा करते हैं। मूल अधिकार निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हैं। ये भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मूल आधार का निर्माण करते हैं। मूल कानून के आधार का निर्माण करते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक दुर्जेय कवच के रूप में कार्य करते हैं। देश में कानून के शासन की स्थापना और सुविधाजनक बनाते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत स्पष्ट संरक्षण प्राप्त है। ये अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ये भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करते हैं। 14, 15, 16 और 25, 28, इसलिए कथन 2 सही है। मतलब ये भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करते हैं। 14, 15 और 16, 25, 28 जो आर्टिकल है, इनको मजबूत बनाते हैं। ये सरकार के प्राधिकार की निरंकुशता को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय का आधार तैयार करते हैं। ये व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। ये राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सक्षम बनाते हैं। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हालांकि अनेक प्रावधान हैं, किंतु ये भारतीय राज्य के कल्याणकारी प्रकृति के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। ये महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रावधान भी हैं। ये निर्देशक तत्व अलग अलग कल्याणकारी उपायों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं। इन निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल के दौरान प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। सशस्त्र विद्रोह के संकट के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी की गई थी। नहीं, ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक और बाह्य स्रोतों से राष्ट्र के लिए गंभीर राष्ट्र के लिए गंभीर संकट या असमाधान होने की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। प्रथम उद्घोषणा 1962 में की गई थी, जनवरी 1968 तक जारी रही। अक्टूबर 1962 में उद्घोषणा भारतीय चीन युद्ध के कारण भारत की सुरक्षा के समक्ष बाह्य आक्रमण का संकट उत्पन्न होने की स्थिति में की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल का दूसरा उदाहरण 1971 से 1977 के बीच प्राप्त हुआ। यह घोषणा मूलतः भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था। बाद में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के दौरान राजनीतिक अस्थिरता की विवादास्पद परिस्थितियों में जून 1975 से 77 के बीच तीसरी उद्घोषणा के साथ इसका विस्तार किया गया। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल के दौरान की गई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। वर्ष 1974 में बिहार से प्रारंभ हुए छात्र आंदोलन को जयप्रकाश नारायण द्वारा इसका नेतृत्व स्वीकार करने के पश्चात इसे एक राजनीतिक पहचान प्राप्त हुई। सभी वर्गों के लोगों ने आंदोलन में भागीदारी की। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी राजनीतिक दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया। 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जेपी ने इस्तीफे के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और पुलिस सरकारी कर्मचारियों से अवैध और अनैतिक आदेश नहीं मानने का आह्वान किया। देश का राजनीतिक परिवेश पहले से ही कहीं ज़्यादा कांग्रेस के विरुद्ध हो गया। सरकार द्वारा इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप आपातकाल की घोषणा जारी की। 25 जून 1975 को सरकार द्वारा घोषणा की गई कि आंतरिक अशांति, आभ्यंतरिक अशांति और अशांति का खतरा उत्पन्न हो गया है और इसलिए सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल को लागू किया जा रहा है। संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह पर ही जारी की जा सकती है। यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का आदेश दे सकती है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती नहीं। संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान की एक मूल विशेषता है। आंसर होगा इसका डी। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर होगा ए।
इसका आंसर होगा ए। कौन सा सही है पूछा है। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और वृत्ति जारी करने का अधिकार दे सकती है। ये सही है। अनुच्छेद 32 किसी पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही एक मूल अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 संविधान की मूलभूत विशेषता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 संविधान की मूलभूत विशेषता है। इस प्रकार इसे संविधान संशोधन के माध्यम से बदला नहीं जा सकता है। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान शामिल हैं। इसमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, देखो 5 रिट हैं। अब इसके बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसको ऐसे भी याद करना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैबियस कॉर्पस। यहाँ तक इसकी मीनिंग भी याद करनी है इसके लिए। परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टिलेरी और अधिकारपेक्षा क्वो वारंटो। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार, देखो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। ये संसद को है शक्ति, ठीक। हालांकि यह कार्य उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ किसी अन्य न्यायालय का तात्पर्य उच्च न्यायालय से नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 द्वारा पहले से ही सभी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। हाँ, उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए अधिकार का संविधान द्वारा उपबंधित प्रावधानों के सिवाय किसी अन्य आधार पर निलंबित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार संविधान प्रदान करता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार 359 को निलंबित कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य को निवास स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। निवास स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। इसके तहत राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। यह राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसका आंसर केवल एक होगा। इसके तहत अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति है। तो आंसर होगा केवल एक, ए, केवल दूसरा सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध राज्य द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अधिवास के आधार पर संरक्षण दिया जाना अनुच्छेद 15 के आधारों में से एक नहीं है। अनुच्छेद 15 जन्म स्थान के भेदभाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। जन्म स्थान को भेदभाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन अधिवास के आधार पर आरक्षण आमतौर पर निवास स्थान के अंतर्गत आता है। अतः अधिवास के आधार पर संरक्षण जन्म स्थान की सीमा से बाहर है। किसी व्यक्ति का जन्म स्थान और निवास स्थान अलग अलग हो सकते हैं। अनुच्छेद 15(3) उपबंधित करता है कि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को विशिष्ट विशेषाधिकार की आवश्यकता होती है, इसलिए राज्य उनके कल्याण के लिए विशेष कानून बना सकता है। इसके अलावा इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य वर्गों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि महिलाओं और बच्चों को कुछ विशिष्ट विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता है। अनुच्छेद 15(5) के तहत राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित प्रावधान 31 क्वेश्चन।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत मार्शल लॉ केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल। मार्शल लॉ क्षेत्र में सामान्य कानूनों और संस्थानों को निलंबित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में न्यायालय और सरकार कार्य करना जारी रखते हैं। फोर्थ, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के आधारों को संविधान में परिभाषित किया गया है, जबकि मार्शल लॉ हेतु ऐसा कोई आधार परिभाषित नहीं किया गया। बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काफ़ी लॉन्ग है, फिर भी देखते हैं। देखो, मार्शल लॉ सेना विधि है। मार्शल लॉ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नागरिक प्राधिकरण और नियंत्रण के स्वतंत्र सैन्य कार्यवाही है। जब कोई भौगोलिक क्षेत्र मार्शल लॉ के अधीन रखा जाता है तब सेना को बुलाया जाता है। जब कोई भौगोलिक क्षेत्र मार्शल लॉ के अधीन रखा जाता है तब सेना को बुलाया जाता है और सैन्य कमांडर क्षेत्र के नागरिक प्राधिकरण से अपना आदेश लेने के लिए किसी विधिक दायित्व के अधीन नहीं होता है। सैन्य कमांडर को क्षेत्र में नागरिक प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। इस संबंध में सेना द्वारा किसी भी नागरिक पर्यवेक्षण प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। इस संबंध में सेना द्वारा किसी भी नागरिक पर्यवेक्षण के स्वतंत्र रहकर कार्य किए जाने की विशिष्टता मार्शल लॉ के अधीन क्षेत्र को सेना द्वारा नागरिक प्राधिकरण की सहायता में कार्य किए जाने, जहां सेना नागरिक प्राधिकरण की देखरेख और कमान के अधीन कार्य करती है, से स्पष्ट रूप से पृथक करती है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। सैन्य अधिकारियों द्वारा नागरिक प्रशासन को सामान्य कानून के इतर अपने नियम कानून के अनुसार संचालित किया जाता है, जिससे सैन्य अधिकरणों द्वारा सामान्य कानून और सरकार का निलंबन हो जाता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, आक्रमण, विप्लव, विद्रोह, दंगा या बल द्वारा कानून के किसी भी हिंसक प्रतिरोध को रोकने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए लागू किया जाता है। नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध और विनियमन आरोपित करने सहित असामान्य शक्तियां नागरिकों को दंडित कर सकती हैं और यहाँ तक कि उन्हें मृत्युदंड भी दे सकती हैं। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को निलंबित नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को निलंबित नहीं कर सकता है। ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्नता। मार्शल लॉ केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल केंद्र राज्य संबंध, मूल अधिकारों, विधायी शक्तियों और राजस्व वितरण को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। सैन्य कानून साधारण कानूनों को निलंबित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल न्यायालय और सरकारें निरंतर कार्य प्रभाव में रहती हैं। मार्शल लॉ किसी भी कारण से कानून और व्यवस्था को विघटन को पुनर्स्थापित करने के लिए लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 आधारों अनुच्छेद 352 अर्थात युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर ही लगाया जा सकता है। ठीक। आगे देखते हैं। तो आप इसमें डिफरेंस मार्शल लॉ क्यों लगाया जाता है और आपातकाल क्यों लगाया जाता है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। मार्शल लॉ
सदैव देश के कुछ क्षेत्रों में लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल किसी क्षेत्र या संपूर्ण देश में लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 34, जब किसी देश क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर निर्बंधन भाग 3 के पूर्वगामी उपबंधों में कुछ भी होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी भी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में जहाँ सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था में के बनाए रखने या पुनः स्थान के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदेश या संपरहण पता नहीं क्या है इसका वर्ड, नहीं समझ, इतने टफ होते हैं, किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 32 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विरोध प्रदर्शन के अधिकार का संवैधानिक आधार है? विरोध प्रदर्शन के के अधिकार का संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 15 सभी हैं। आइए देखते हैं कैसे हैं सभी। एक मिनट, इसका आंसर होगा बी। 15 नहीं होगा, सॉरी 15 नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इस आधार पर भी प्रदर्शन नहीं होता कि भेदभाव हो रहा है किस लिंग के आधार पर। मैंने वो सोच के लगाया, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है। नहीं, इसका सिर्फ आंसर होगा बी, 19(1)(a), 19(1)(b। आइए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में दिल्ली में शाहीन बाग में सड़क अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर याचिका पर निर्णय दिया है। यह वाद विरोध प्रदर्शन पर अधिकार बनाम गतिशीलता का अधिकार से संबंधित है। एक अन्य प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसानों को 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरुद्ध उनकी असहमति के हिंसा में न बदलने तक अपना विरोध जारी रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल है, शांति से अशांतिपूर्वक आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। अनुच्छेद 1(a), अनुच्छेद 1(b) भारत में विरोध प्रदर्शन के अधिकार के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) में यह निहित किया गया है, सभी नागरिकों को वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल है। इस प्रकार अधिकार के अंतर्गत विरोध प्रदर्शित करने का अधिकार भी है, विरोध प्रदर्शित करने का अधिकार भी शामिल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) में बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके 5 आधार दिए हैं। धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा, अतः विरोध प्रदर्शन के अधिकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका होगा बी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं की गई थीं? आइए देखते हैं कौन सी अनुशंसाएं की गई थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा ये लाया गया था ना, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसने अनुशंसा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित एक पृथक भाग को शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसने अनुशंसा की कि संसद द्वारा किसी भी मूल कर्तव्य की गैर अनुपालन की स्थिति में जुर्माना या सजा का प्रावधान किया जा सकता है। इसने अनुशंसा की कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की निर्भरता हेतु मूल कर्तव्यों की गैर अनुपालन को एक आधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो नहीं होगा, लेकिन पहला दूसरा होगा। ठीक, जुर्माना की इन्होंने सिफारिश की थी, प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, पहला और दूसरा।
आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उन्नीस सौ छिहत्तर में कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। हमने ये कमेटी पहले भी पढ़ी है, बहुत ही फास्टली इसको पढ़ेंगे, ठीक है। किया गया था। इस समिति द्वारा मूल कर्तव्यों के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करनी थी, जिनकी आवश्यकता राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से और 77 के दौरान महसूस की गई थी। समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक पृथक भाग होना चाहिए। इसने बल दिया कि नागरिकों को अधिकारों के उपयोग के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियमित किया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में नए भाग 4A अंतः स्थापित किया गया। इस नए भाग में केवल अनुच्छेद 51 शामिल था, जिसमें पहली बार नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना एक ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो कार्य संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। समिति की कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। और इसलिए इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। इनमें शामिल है किसी भी कर्तव्य के गैर अनुपालन की स्थिति में संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार जुर्माना या दंड आरोपित करने वाली विधि को मूल अधिकारों के अतिक्रमण या संविधान के किसी अन्य भाग से असंगत होने के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कर अदायगी भी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। देखो, ये संविधान में जो मूल कर्तव्य है ना, ऐसे हैं जैसे कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन उस फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं। जैसे हम अपने माता पिता से लड़ते हैं, मदर फादर से, कि मुझे ये चाहिए और ये मेरा अधिकार है और ये आपका अधिकार है मुझे देने का। बट हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं उनके प्रति कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। सेम ऐसा ही है फंडामेंटल ड्यूटी हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। गलत। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन के कुल 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। करेक्ट। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। सही। इसका आंसर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का उपबंध किया गया है। बिल्कुल। राष्ट्रपति की संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तथापि संविधान का उल्लंघन वाक्यांश के अर्थ को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं, इसलिए दूसरा सही है। इन अभियोगों पर उस सदन के 1/4 सदस्यों जिस पर चौथाई सदस्यों देखो इन अभियोगों पर उस सदन के 1/4 सदस्यों जिस सदन ने आरोप लगाए हैं के हस्ताक्षर होने आवश्यक है तथा राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात अभियोगों के अन्वेषण के लिए इसे दूसरे सदन को भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन अपनी कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हटा दिया
हटा हुआ माना जाता है। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में 2 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, यद्यपि वे उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्यों एवं दिल्ली व पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यद्यपि वे उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी या किनकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है? किनकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है? राष्ट्रपति, राज्य के राष्ट्रपति, राज्य में राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। कह रहा है कि इसमें किनकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका होगा राष्ट्रपति आपात नहीं, राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं, वित्तीय आपात के निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। तो आंसर होगा इसका सी, केवल 3। विकल्प 1 सही नहीं है। यदि भारत या इसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न हो गया हो, तब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आपात की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके जारी होने की तिथि से 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। वास्तव में संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि 2 माह थी, किंतु 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे घटा दिया गया। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपात 6 महीने तक जारी रहता है और इसे प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन के साथ अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। पहले 2 माह था, अब इसको 1 महीने में ही पारित किया जाना आवश्यक कर दिया गया है। ठीक, और इसे अनंत का 6 महीने पर इसे पारित करवाना होगा और इसे प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन के साथ अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है आपातकाल को। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को उसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। इसे प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है, इसे प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को उस दशा में वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है जब उसे समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है। वित्तीय आपात की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इससे वापस ना लिया जाए। यह 2 बातों को इंगित करता है। इसके लिए कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसे जारी रखने के लिए संसद के पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में मौलिक का सबसे उपयुक्त अर्थ दर्शाता है? वे कार्यपालिका की निरंकुशता पर सीमा के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रकृति में अलंघनीय हैं क्योंकि उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। वे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए प्रत्याभूत हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए प्रत्याभूत हैं। तो इसका आंसर होगा मौलिक का सबसे
भारतीय संविधान के निहित मौलिक अधिकारों में मौलिक का सब उपयुक्त अर्थ दर्शाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, वे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 के 12 से 35 तक प्रतिष्ठापित हैं। मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकारों में किसी भी संशोधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों को गारंटीकृत किया गया है। मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को समानता, व्यक्ति की गरिमा, व्यापक जनहित और राष्ट्र की एकता को बनाए रखते हैं। मूल अधिकार कार्यपालिका की निरंकुशता, विधायिका की स्वेच्छाचारी विधियों के समय पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। मूल अधिकार इस अर्थ में मूल हैं कि वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश के किसी निश्चित भाग पर आरोपित नहीं किया जा सकता, बल्कि संपूर्ण देश पर लागू होता है। नहीं, किसी एक भाग पर भी किया जा सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात इसे बिना किसी अनुमोदन के किसी भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, अभी हमने इसके ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में पढ़ा इसके बारे में। इसे केवल लोकसभा द्वारा पारित संकल्प द्वारा निरस्त किया जा सकता है। नहीं, इसका आंसर होगा केवल 2। यदि राष्ट्रपति को यह भान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। खंड के अधीन की गई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जा सकेगी। 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं करेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उनका अनुमोदन नहीं किया जाता है। परंतु यदि ऐसी कोई घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, लोकसभा का विघटन निर्दिष्ट 2 मास की अवधि के दौरान हो जाता है। यदि घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उस अवधि के समाप्ति के पहले पारित नहीं किया गया, तो घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन नहीं रहेगी। यदि उस 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है। एक बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत यह तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक कि राष्ट्रपति, वहाँ संसद दिया था शायद, राष्ट्रपति द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है। संविधान में इसकी कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। उद्घोषणा प्रवृत्त रहने की अवधि के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन किए जाने हेतु निर्देश दिए जाने तक जो निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे अन्य निर्देश देने तक होगा जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और पर्याप्त समझे। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में ऐसा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला उपबंध, धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को जिन पर अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंध हो सकेंगे। राष्ट्रपति उस अवधि के दौरान जिसमें इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ के कार्यपालक के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हैं, वेतनों, भत्तों और कमी के लिए निर्देश जारी करने हेतु सक्षम होगा। वर्ष 1991 के वित्तीय संकट के बावजूद भारत या इसके किसी क्षेत्र में वित्तीय आपात की कोई घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 शैक्षिक और भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 शैक्षिक और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 शैक्षिक और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान करती है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के, SC ST सहित दुर्बल वर्गों के, औद्योगिक श्रमिकों के, बच्चों के, दिव्यांगजनों के। तो इसका आंसर होगा SC ST के सहित दुर्बल वर्गों के लिए। इसका आंसर होगा केवल 1, 2, दूसरा सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि जनता के दुर्बल वर्गों, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और अर्थ संबंधी हितों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रोजगार एवं शिक्षा पाने के और बेकारी, वृद्धावस्था, रुग्णता और निःशक्तता तथा अन्य अनहद अभाव की दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति तक सीमित है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता है। इसका आंसर होगा पहला, यह राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति तक ही सीमित है। अनुच्छेद 16 का मुख्य उद्देश्य लोक नियोजन, राज्य के अधीन भरे जाने वाले पदों में अवसर और रोजगार की समानता का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम अन्य व्यक्तियों के विपरीत केवल नागरिकों तक ही सीमित है। इसके अलावा यह राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद पर नियुक्ति तक ही सीमित है। अनुच्छेद 16 4A में प्रावधान है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है। राज्य अनुसूचित, देखो ये राज्य के बारे में है, आरक्षण के बारे में। 16(4)A में प्रावधान है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है। राज्य द्वारा यह उपबंध इन्हें राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने की स्थिति में किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है। राज्य द्वारा यह उपबंध इन्हें राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने की स्थिति में किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए किसी या सभी पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में लोक सेवा आयोगों से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसके अंतर्गत एकता और अखंडता वाक्यांश का उल्लेख किया गया है? एकता और अखंडता वाक्यांश का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, उद्देशिका। तो मूल कर्तव्य और उद्देशिका में इसका प्रावधान किया गया है। इसका आंसर होगा बी, दूसरा और तीसरा। भारत के संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना अनुच्छेद 51 में वर्णित मूल कर्तव्यों में से एक है।
तो ये रहे आज के 40 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर 20 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और भी वीडियो बनाने के लिए इंकरेज हो सकूँ। थैंक यू सो मच।